हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दो बैच चलते हैं। हमारा मॉर्निंग में चल रहा है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और हमारा इवनिंग बैच चलता है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हम लोग मॉर्निंग की बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा है, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, शैक्षिक नेतृत्व की अर्थ एवं आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में शैक्षिक नेतृत्व की कार्य। ठीक है, हम लोगों ने ये टॉपिक पूरे समाप्त कर लिए थे। अब आप आज हम लोग पढ़ेंगे प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट लाल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते क्या है यहाँ पे। देखो, लाइव सब्सक्राइब अभी तक नहीं की है तो कर लीजिए। ठीक है, देखो, महत्वपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य हम लोग पढ़ते हैं। इसमें है शैक्षिक नेतृत्व के कुछ कार्यों का वर्णन किया जा चुका है। इन सभी कार्यों को शैक्षिक नेताओं द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जिन्हें करने से शैक्षिक नेतृत्व की क्षमता से अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक नेतृत्व में ऐसे कार्यों के संबंध में गहन विचार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि होती है। इस कार्य का निम्नलिखित पंक्तियों में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोगों का थ्योरिकल पेपर हुआ तो देखो ऐसा ही लिखना पड़ेगा हम थ्योरिकल। ठीक है, ऑप्शनल हुआ तो फिर भी ऐसे इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे पहला नंबर है इसमें सुनिश्चित योजना का निर्माण यानी कि प्लानिंग। ठीक है, इसमें देखते हैं योजना जितनी सदृश तथा सुनिश्चित होगी, कार्य में उतनी ही सफलता मिलेगी। उद्देश्य प्राप्त एवं सफलता के लिए नेता को अत्यंत कुशल पूर्वक योजना का निर्माण करना चाहिए। योजना में क्रमबद्धता तथा सैद्धांतिकता होनी चाहिए। शैक्षिक नेता योजना का निर्माण इस प्रकार करता है जिससे शिक्षा के गुणात्मक में वृद्धि होती है तथा विद्यालयों की सेवा द्वारा समाज को भी अधिकतम लाभ मिलता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है वृत्ति कुशलता। फिर शैक्षिक नेतृत्व का कार्य वृत्ति समस्याओं को सुलझाने का भी होता है। नेता को भवन निर्माण, पुस्तकालय, क्रीड़ा, संस्कृत कार्य आदि पर व्यय होने वाले धनराशि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और बजट बनाने तथा उसे भली प्रकार समझने में प्रवीण होना चाहिए। ठीक है, वास्तव में विद्यालय कोष को उचित रूप में व्यय करना नेता की कुशलता पर ही अवलंबित होता है। वार्षिक आय वृत्ति निरीक्षक के कार्य को भी ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फिर 3 नंबर हमारा है विकास कार्यों में निरंतरता। वस्तुतः नेता को संपूर्ण राष्ट्र के शैक्षिक विकास, राष्ट्रीय नीति, स्थानीय सहायता स्रोत आदि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक नेता के कार्यों की भी प्रशंसा होती है जब वह विद्यालय की निरंतर उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। विद्यालय को अधिक दिनों तक सुप्तावस्था में रखना किसी भी दशा में प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता ना, प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता ना। आगे है स्थानीय व्यक्तियों की सहायता को प्राप्त करना। शैक्षिक योजनाओं के लिए विभिन्न स्रोतों में धन एकत्रित करना। शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय के लाभार्थी आमंत्रित करना। नवीन अनुसाधनों का नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाना आदि ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिनसे विद्यालयों की निरंतर उन्नति होती है। आगे है तथा शैक्षिक नेता की ख्याति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर 4 नंबर हमारा है संस्थागत प्रशासन। शैक्षिक नेता का सर्वाधिक महत्व कार्य उस संस्था से प्रशासन को ठीक रखना है जिसका उत्तरदायी उसके कंधों पर होता है ना। फिर आगे विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं, शिक्षण कार्य, कार्यालय संबंधित कार्य, पुस्तकालय, क्रीड़ा कार्य, शिक्षण कार्य, शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में संबंधित कार्य, समाज के व्यक्तियों को संपर्क रखना आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिससे संबंध में नेता को सदैव जागरूक रहना होता है ना। आगे इन कार्यों के संबंध में पूर्ण ज्ञान तथा इन्हें कार्यान्वित करने में कौशल शैक्षिक नेता में पूर्णतया होना चाहिए ना। विद्यालय के विभिन्न कार्यों में शिक्षक, कीर्ति तथा अन्य कर्मचारी भाग लेते हैं। उसके प्रति नेता को सदैव जनतांत्रिक नियुक्ति व्यवहार करना चाहिए।
शैक्षिक नेता के स्वभाव, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में इतना आकर्षण होना चाहिए कि संकेत पर ही प्रशासन का अ, कार्य उत्तम ढंग से चलता रहे ना। फिर आगे है, नेता के विरुद्ध संगठन का संस्था के कर्मचारियों द्वारा समूह रूप में विरोध आगे है, प्रकट करना, नारेबाजी तथा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नेता की असफलता ही समझी जाती है ना। फिर है, वाणी का माधुर्य पारस्परिक संबंधों का आधार कार्य करता है ना। शैक्षिक नेता को मीठे तथा सरल वाचकों का प्रयोग करने के लिए अत्यंत अभ्यस्त होना चाहिए ना। आगे है, व्यंग्यात्मक तथा कटुतापूर्ण वाक्यों का प्रयोग, सभी निकट सहयोगी भी शैक्षिक नेता के संपर्क से हटते चले जाते हैं। मतलब कि कुछ गलत बातों का प्रयोग ना करें, नहीं तो वो सब संपर्क से हटे चले जाते हैं, ये इसका कहना है ना। फिर आगे, इन सभी बातों का प्रभाव संस्था के प्रशासन का निश्चित रूप से होता है ना। फिर आगे, शैक्षिक नेता को समुदाय तथा विद्यालय के निकटतम पड़ोसी से भी उत्तम संबंधों की स्थापना करनी चाहिए तथा विद्यालय की उन्नति में उसका निरंतर सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सारांश यह है कि शैक्षिक नेता स्वभाव, व्यवहार, निरक्षक, आय व्यय, ज्ञान, निरंतर आदि का निपुण होना ही संस्था पर प्रशासक रूप से ठीक संचालित कर सकता है। फिर 5 नंबर है हमारा नियुक्ति एवं चयन। संस्था का संपूर्ण कार्यभार योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर आश्रित होता है। योग्य शैक्षिक नेता को यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय तथा किस वेतनमान में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त होने वाले हैं तथा रिक्त पूर्ण हेतु किन योग्यताओं में से परिपूर्ण अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए, है ना। फिर आगे है, नियुक्ति प्रोन्नति के नियमों का भी नेता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नियुक्ति इस प्रकार विविधता की जाए कि उसका अनुमोदन शिक्षा अधिकारियों कार्यों में अवलंबन प्राप्त हो जाए। आगे है, नियुक्त संबंधों प्रश्नों के हेर फेर करने तथा नियमों का अधूरा ज्ञान होने से शिक्षकों का अनुमोदन दीर्घकाल तक न मिलने के कारण शिक्षकों को निराशा होने लगती है। उन्हें अपने भविष्य का इधर में टंगा हुआ नजर आता है। वास्तव में शिक्षकों को इस संबंध में सुविधा प्राप्त करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व नेता प्रधानाचार्य पर ही होता है ना। आगे है, नियुक्ति के अतिरिक्त विद्यालय के समस्त कार्यों का संपादन करने के लिए शैक्षिक नेता की दृष्टि तथा अनुकूल योग्यताओं वाले अध्यापक पर रहनी चाहिए। आगे है, उनके उचित कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। सुयोग्य वक्ता पाठ्ययुक्ता क्रियाओं में दक्ष क्रीड़ा संबंधी कार्यों का आयोजन करने में प्रवीण तथा अनुशासन प्रिय अध्यापकों को वही कार्य सौंपना चाहिए जिसके लिए अध्यापक सर्वथा योग्य तथा क्षमतावान हो, है ना। ऐसे कार्य में संपादन में ही इन अध्यापकों की क्षमताओं का पूर्ण अभिव्यक्त हो सकती है। पूर्णतया उत्तरदायित्व संभालने वाले तथा प्रत्येक गतिविधियों में अगुवा करने वाले अध्यापकों का नेता द्वारा कुशलतापूर्वक चयन किया जाना परम आवश्यक है। आगे है, उचित चयन के लिए निष्पक्षता, उदारता तथा न्यायप्रियता की आवश्यकता है, जो शैक्षिक नेता के पूर्ण रूप से होने चाहिए। वास्तव में उपयुक्त नियुक्ति तथा चयन की प्रक्रिया के अध्यापकों में संतोष, आत्मविश्वास, कार्य तत्परता, संस्था में प्रति आस्था उनके गुणों की वृद्धि करती है ना। आगे शैक्षिक नेता को अपनी आश्रित निरंतरता को निरंतर उन्नति करने के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए। इसके विपरीत योग्य अध्यापकों की कुशलता भयभीतता होकर उन्हें अध्यापन कार्यों के प्रति ईर्ष्या भाव रखना तथा उनकी उन्नति के परोक्ष अथवा अप्रोच ढंग से रोड़े अटकाना शैक्षिक नेता के व्यक्तिगत में व्याप्त हीन भावना को व्यक्त करता है। निस्संदेहता नियुक्ति एवं चयन संबंधी कार्यों को शैक्षिक नेता को अत्यधिक कुशल होना चाहिए। आगे 6 नंबर हमारा है, छात्रों के प्रवेश की योजना। संस्था में सामर्थ्य अनुसार छात्रों को प्रवेश लेने की योजना बनाना नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके लिए अध्यापकों को सीमित का निर्माण करना, प्रवेश के लिए परीक्षा आदि का योजना बनाना तथा छात्रों को पुराने चलचित्र तथा शैक्षिक प्रमाण पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना आदि प्रमुख कार्यों को समझते हैं। कुछ अच्छे वक्ता कुशल खिलाड़ी तथा पाठ्यता क्रियाओं में अग्रणी छात्रों को प्रविष्ट करने में भी प्रधानाचार्य को सजग रहना आवश्यक होता है। विद्यालय प्रांगण में छात्रों को सभी
क्षेत्रों में उत्तम बनाने तक का प्रयास करना वास्तव में शैक्षिक नेता का मुख्य कार्य होना चाहिए। ये हमारा लास्ट होगा यहाँ से। 7 नंबर है विद्यालय भवन का साज सज्जा। वस्तु विद्यालय के भवन निर्माण का उत्तरदायी शैक्षिक नेता पर ही होता है। भवन का बनाना, उसकी मरम्मत करना तथा आवश्यकता के अनुसार उसका विकास करना प्रधानाचार्य के मुख्य कार्यों में सम्मिलित होता है। भवन निर्माण के लिए नेता को योग्य इंजीनियर तथा तकनीक विशेषज्ञों से परामर्श लेनी चाहिए। केवल भवन निर्माण के लिए ही शैक्षिक नेता के कार्य इत्र से समाप्ति नहीं समझी जाती, अपितु प्रत्येक विषय का विभाग के लिए साज सज्जा प्रबंध करना भी अत्यंत आवश्यक है। कला, विज्ञान, गृह विज्ञान आदि विषयों को कमरों के पर्याप्त शिक्षण सामग्री प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए, जिससे आगंतुकों तथा अतिथियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हो सके। आगे संपूर्ण संस्था की साज सज्जा पर भी प्रधानाचार्य का विशेष ध्यान जाना चाहिए। इस प्रकार की साज सज्जा तथा भवन का व्यवस्था को निरंतर बनाए रखनी चाहिए। केवल टोली निरीक्षण की अवसर पर ही विद्यालय की सफाई रखना चाहिए तथा पश्चात वर्ष तक इस ओर ध्यान देना चाहिए कि नेता का उचित कार्य नहीं होता है ना। आगे शैक्षिक नेता द्वारा सभी कार्य कुशलता के साथ किए जाने चाहिए। इन कार्यों का परिणाम विद्यालय की उन्नति तथा प्रधानाचार्य की प्रशंसा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः किसी भी शैक्षिक नेता व्यक्तित्व कार्य क्षेत्र में ही चमकता है। प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान रखने तथा शिक्षा संस्थान में कार्य को कुशलता करने के लिए शैक्षिक नेता आदर या यश का पात्र होता है ना। फिर अगला प्रश्न है, इतना ही है हमारा। शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं? पहले है निरंकुश नेतृत्व। इस नेतृत्व के स्वरूप में नेता अपने अनुयायियों, कर्मचारियों या टीम मेंबर पर अत्यधिक नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। अधिकांश व्यक्ति इस तरह के नेतृत्व को पसंद नहीं करते। 2 नंबर है हस्तक्षेप नेतृत्व। इनमें नेतृत्वकर्ता का मात्र अनुवांशिकता करना होता है। यह नेतृत्व तभी सफल होता है जब कर्मचारी अनुभव प्राप्त एवं कुशल हो। इस तरह के नेतृत्व में प्रबंधन का कर्मचारियों का निरंतर नहीं होता ना। फिर आगे है नौकरशाही नेतृत्व। नौकरशाही नेतृत्व में संबंध में यह कहा जाता है कि किताबों के अनुसार कार्य करते हैं, ये मशीन तंत्र के समान कार्य करते हैं ना। फिर आगे लोकतांत्रिक नेतृत्व। यद्यपि लोकतांत्रिक नेतृत्व में अधिक निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है, यह प्रक्रिया वहाँ के कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त करती है। जनोन्मुख नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारियों को संगठित करने, उसकी सहायता करने और उसका विकास करने में पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें टीम वर्क अत्यंत सख्त होता है। 6 नंबर हमारा सेवक नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता की पहचान कठिन होती है। यह नेतृत्व लोकतांत्रिक नेतृत्व के समान ही होता है। इनमें नेतृत्वकर्ता किसी संस्था में किसी भी स्तर पर हो सकता है। फिर आगे कार्यमुक्त नेतृत्व। इस नेतृत्व के प्रकार नेतृत्वकर्ता कुछ हद तक निरंकुश होता है। यह कर्मचारियों की कुशलता की उतना परवाह नहीं करता। फिर चमत्कारी नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में कर्मचारियों का निरंतर उत्साह बनाए रखता है। यह नेतृत्व अधिक ऊर्जावान होता है। यह प्रवृत्ति संगठन के लिए घातक होता है। आगे 9 नंबर है कार्य संपादन नेतृत्व। इसमें कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है। इसमें नेतृत्वकर्ता को अधिक अधिकार की वह उन कर्मचारियों को दंडित करे जो पूर्व निर्धारित मानकों को पूर्ण ना कर सकते हों। 10 नंबर हमारा है रूपांतर नेतृत्व। रूपांतरक नेतृत्व दूरदर्शी होता है तथा अधिकांश समय संचार का में खर्च कर देता है। आज हमारे 1 यूनिट का पहला यूनिट खत्म हो गया। अब कल हम लोग 2 यूनिट पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।